प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। प्यारे साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का है। जी हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें से 8 से 9 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हालांकि ये सब चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं। अगर आप वो सभी चैप्टर नहीं देखे होंगे तो प्लीज प्लेलिस्ट में जा करके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं या पुराने वीडियोस को भी देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बच्चों। तो आइए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ध्यान से चीजों को समझ लीजिए और पीडीएफ नोट्स कहां मिलेगा मैं बता दूंगा। CaCl तथा NaCl दोनों का सूत्र समान होता है, लेकिन संरचना भिन्न क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और क्वेश्चन में दम भी लग रहा है आपको वैसे देखने में, लेकिन हालांकि बहुत आसान भी है जो बच्चा इसको पढ़ा है समझा है। भाई, सीजियम क्लोराइड और NaCl, सोडियम क्लोराइड, आप फॉर्मूला देखिए एक जैसे दिख रहा है। ये क्षार धातु के हैलाइड है, क्लोराइड है। तो क्षार धातु में आपको पता है ये वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। सीजियम वर्ग 1 का ही तत्व है, सोडियम भी वर्ग 1 का ही तत्व, और साथ में इसका क्लोराइड लगा हुआ है। प्यारे बच्चों, यहां पर सवाल है कि दोनों का सूत्र एक समान होता है लेकिन संरचना अलग अलग क्यों होता है? जैसा कि आपने समावयवी में यही चीज आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कि वैसा यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, तो उन सबको हम लोग समावयवी कहते थे और इस घटना को समावयवता कहते हैं। लेकिन यहां पर चीजें बिल्कुल अलग है, हालांकि कॉन्सेप्ट वही है। तो अगर हम CaCl की बात करें तो भाई CaCl की संरचना BCC होती है, जबकि NaCl की संरचना FCC होती है। यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ CaCl क्या होता है भाई? BCC। अब BCC की कहानी क्या होती है? कोने पर 8, सेंटर में 1, कोने पर 8 और सेंटर में 1। तो अगर मैं बना करके आपको दिखा दूं तो कुछ आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि कोने पर एक एक कण आपको विद्यमान दिखेंगे। कोने पर मैं ये सीजियम बना रहा हूं क्योंकि यहां पे CS रहता है। सीजियम 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और सेंटर में एक Cl माइनस रह गया। अब बताइए आप ऐसी संरचना को क्या नाम देते हैं? ऐसी संरचना को ही BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है, पिंड केंद्रित इकाई से। लेकिन अब इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है? संरचना सूत्र अलग अलग, संरचना सूत्र एक समान है, अणुसूत्र एक समान है, परंतु संरचना अलग अलग क्यों है? सवाल यही बनता है। और इसकी संरचना FCC में जाती है, जो कि फलकों पर भी, 8 कोना के अलावा एक एक कण फलक पर भी विद्यमान होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब इसके पीछे का रीजन होता है कि आप जानते हैं R+ बट्टा में R-, यानी कि त्रिज्या अनुपात का वैल्यू। अगर हम सीजियम क्लोराइड के लिए बात करें तो ये वैल्यू 0.732 से बड़ा या बराबर होती है, जिसके वजह से ये संरचना BCC ले लेती है। और अगर हम FCC की बात करें तो ये त्रिज्या अनुपात R+ बट्टा में R- का ये वैल्यू 0.732 से कम होता है। इस वजह से इन दोनों की संरचना अलग अलग होती है। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया हो। अब आप चाहे तो डेफिनेशन आसानी से लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए लिखा हुआ नोट्स, तो वो भी मैं आपको तुरंत बता दूंगा, लेकिन पहले वीडियोस को, कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। कारण बताइए कि साधारण नमक कभी कभी पीला क्यों दिखाई पड़ता है? आप पढ़े होंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर धातु अधिकता दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपने पढ़ा होगा। कह रहा है कि समटाइम सोडियम अपीयर्स करता है येलो कलर में। ऐसा क्यों भाई? कभी कभी ये पीला कलर का क्यों दिखाई देता है? तो यहां पर आपका जवाब क्या होना चाहिए कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है? एफ सेंटर दोष, एफ केंद्र दोष एक होता है। एफ केंद्र दोष की वजह से ये होता है। अब एफ केंद्र दोष के बारे में आप समझ गए होंगे कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है सेंटर में, ये क्या करता है भाई? व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करके पीला रंग को उत्सर्जित करता है। इसी वजह से ये पीला रंग का सोडियम कभी कभी दिखता है। तो एफ सेंटर के कारण यहां पर पूरा का पूरा कारण क्या होगा? धातु अधिकता दोष के, एफ केंद्र दोष के कारण ही ऐसा होता है। जो केंद्र का इलेक्ट्रॉन होता है वो श्वेत प्रकाश को अवशोषित करके पीले रंग को उत्सर्जित करता है। समझ गए ना? अब श्वेत प्रकाश में से पीला रंग को उत्सर्जित करेगा। तो ये दूसरा भी क्लियर हो गया। CaCl2 का प्रयोग सड़क पर जमी बर्फ हटाने में क्यों किया जाता है?
ये बहुत आसान आसान सवाल है। कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल सड़कों पर जब बर्फ जम जाता है तो हम इसका इस्तेमाल वहां पे क्यों करते हैं? तो आपको जरूर दिमाग में होगा कि भाई बर्फबारी जब हो जाती है सड़कों पर तो चलना मुश्किल होगा, बर्फ को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि बर्फ तो जमा हुआ है, तो बर्फ को हटाना पड़ेगा। तो ये CaCl2 क्या करता है, ये हिमांक का अवनमन करता है, हिमांक का अवनमन। अब अवनमन का मतलब कमी, तो CaCl2 जब डाल दिया जाता है ना तो वहां पे बर्फ का अवनमन जो हुआ वो बहुत कम। तो हिमांक का अवनमन की बात, ये हिमांक का अवनमन करता है, कमी करता है जमने में। समझ गए सभी कोई? हाँ या ना कमेंट में बताइए। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। प्राथमिक सेल यानी कि प्राइमरी सेल से आप क्या समझते हैं? 2019 में पूछा हुआ भी सवाल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। नई क्वेश्चन बार बार आपको बताता हूं, आप पढ़े भी होंगे कि सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल होता है और एक होता है द्वितीयक सेल। एक होता है प्राथमिक सेल और एक दूसरा क्या होता है? द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वो होता है जिसको, आपको तो पहले सेल के बारे में पता होना चाहिए कि सेल का काम क्या होता है। सेल एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो अपने अंदर हो रही रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यानी सेल का काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यह सेल का काम है। सेल का काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना, विद्युत ऊर्जा में बदलना इनका काम है। अब कहानी यह है कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल कहा किसको गया? तो जो प्राथमिक सेल होते हैं बच्चों, वो ऐसा सेल होता है जो कि हम एक बार यूज कर लेते हैं, फिर वो खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो फिर हम उसको दोबारा चार्ज नहीं कर पाते। कई ऐसी बैटरी आप देखोगे, घड़ी में जो बैटरी लगती है, पेंसिल बैटरी जिसको आप कहते हैं, जो ड्राई सेल होता है, शुष्क सेल, ठीक है, वो उसमें क्या होता है, आप एक बार बैटरी खरीद के लाते हो, चार्ज बैटरी, तो घड़ी में लगा देते हो, साल 6 महीना जो भी समय अवधि उसका रहता है, जब तक कि उसका विभवांतर 0 ना हो जाता है तब तक वो काम करता है। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं क्योंकि वो पुनः चार्ज नहीं हो पाता। तो जो नॉन चार्जेबल बैटरीज होता है, जिसको हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसको बोला जाता है प्राथमिक सेल। लेकिन अगर हम बात करें द्वितीयक सेल की, सेकेंडरी सेल की, तो द्वितीयक सेल क्या होता है? वैसा सेल जो एक बार समाप्त होने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद अगर समाप्त हो जाता है तो हम पुनः उसको चार्ज कर सकते हैं, दोबारा उसको आवेशित किया जा सकता है। यानी प्राथमिक सेल को दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन द्वितीयक सेल को आप चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल की बैटरी को आप चार्ज करते हैं, बड़ी लेड संचायक सेल को आप चार्ज करते हैं, लैपटॉप की बैटरी चार्ज होती है, तो वो सब क्या होता है? चार्जेबल है। इसका मतलब वो द्वितीयक सेल है, सेकेंडरी सेल है। जो नॉन चार्जेबल है, जो दोबारा चार्ज नहीं होगा, हम उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। तो जो शुष्क सेल होता है वो प्राथमिक सेल होता है। इसको लेक्लांचे सेल, वोल्टीय सेल, लेक्लांचे सेल भी इसको कहते हैं। तो वोल्टाइक सेल होता है, गैल्वेनी सेल जो होता है, वो सब क्या होते हैं? प्राथमिक। जो वोल्टाइक सेल होता है वो प्राथमिक सेल होता है। तो आप समझ गए प्राथमिक सेल क्या कहता है? दोबारा दोबारा आप उसको चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि रिचार्ज की अगर हम बात करें तो रिचार्ज आप नहीं कर पाएंगे, एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा चार्ज नहीं होगा। और इसका जो विद्युत वाहक बल होता है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। विद्युत वाहक बल जो होता है इसका 1.5 वोल्ट का होता है। कितना होता है जी? 1.5 वोल्ट। ये ध्यान में रखिएगा, 1.5 वोल्ट। आगे चलो। सिलिकॉन कमरे के ताप पर विद्युत रोधी की तरह काम करता है, विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर की तरह काम करता है, लेकिन गर्म करने पर अर्धचालक हो जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, कमरे के ताप पर सिलिकॉन विद्युत रोधी की तरह काम करता है, ये यहां पे आप पढ़ भी रहे हैं और जानते भी हैं। लेकिन जब गर्म किया जाता है तो ऐसा क्या होता है कि उसके अंदर थोड़ी चालकता आ जाती है। अब ये कॉन्सेप्ट जाता है बैंड थ्योरी पर। तो बैंड थ्योरी क्या होता है यहां पर देख लीजिए, मैं ऐसे ही, आप ऐसे तो नहीं कर सकता, हाँ, ये इसको मान लीजिए आप VB, और ये ऊपर हो जाता है CB, कंडक्शन बैंड।
अब कहानी ये होती है कि जितना आसानी से और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन Vb से Cb में चला जाए, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, यानी कि चालकता पट्टी, चालकता पट्टी यानी कि कंडक्शन बैंड, और इसको बोलते हैं वैलेंसी बैंड या वैलेंस बैंड यानी कि संयोजी पट्टी। तो इलेक्ट्रॉन रहता कहां है एक्चुअली? इसमें, लेकिन इसमें से निकल के इसमें जितनी आसानी से चली जाए उसके आधार पे हम चालक पदार्थों को बांटते हैं, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, ऐसे बांटते हैं ना। तो चालकता बैंड, ऊर्जा बैंड वाली, एनर्जी बैंड जो थ्योरी है, ऊर्जा पट्टी सिद्धांत जो है, उसके आधार पर हम ठोस पदार्थ को 3 भाग में बांटते हैं जो चालक पदार्थ होते हैं। इनमें हम लोग क्या कहते हैं? एक को सुचालक कह देते हैं, एक को कुचालक कह देते हैं, और एक को अर्धचालक कहते हैं। सुचालक को कई बार सिर्फ चालक कह दिया जाता है। अब सुन लीजिए, अगर इन दोनों के बीच का गैप बहुत कम हो, जैसे आप गांव में देखते हैं, एक का छजी दूसरे के छजी से या तो बहुत सटा होगा, या थोड़ा गैप होगा, या बहुत ज्यादा गैप होगा। बहुत सटा होगा तो आना जाना बहुत आसान रहेगा, थोड़ा गैप होगा तो थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ी कठिनाई होगी, पर आना जाना हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा जब गैप हो जाएगा तो पता चलेगा, आप जंप करिएगा, गली में जाके गिर पड़िएगा, हाथ जाएगा, नाक फाट, मतलब जैसे तैसे हो जाएगा, फूट जाएगा, ब्लड निकल जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपने 3 तरह की स्थितियां देखी, एक सटा हुआ, एक थोड़ा गैप, और एक बहुत ज्यादा गैप। तो पूरा सटा हुआ था, यानी कि Vb से Cb में इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकता है, तो हम कहते हैं कि वो सुचालक है, और वो डिपेंड करता है इन दोनों के बीच के गैप पर। एनर्जी का जो गैप होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, अगर थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन जा सकता है, यानी कि ये अर्धचालक है। लेकिन बहुत ज्यादा का गैप हो गया, मतलब नहीं जा पाएगा, तो कुचालक। तो अभी क्या स्थिति थी? कमरे के ताप पर था। अब कहानी ये हो गई कि जब हम इनके इलेक्ट्रॉन को गर्म कर रहे हैं, सिलिकॉन को हम गर्म कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो संयोजी पट्टी में इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इनको ऊर्जा मिल रहा है, और ये ऊर्जा मिलेगा तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिस प्रकार से ये जंप मार लेते हैं, इसमें सीबी में कुछ कुछ चले जाते हैं, सारे के सारे नहीं। इसलिए ये थोड़ी बहुत चालकता दिखा देता है, यानी कि अब ये कैसा हो जाता है? अर्धचालक हो जाता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका, जब आप इसको गर्म करते हो तो गर्म करने पर क्या होता है? इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और कुछ इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होते हैं? जंप कर जाते हैं। कहां जंप करते हैं जी? Vb से चले जाते हैं Cb। Vb से कहां चले जाते हैं? Cb में। इसलिए हम कहते हैं कि जो सिलिकॉन है कमरे के ताप पर अर्धचालक की तरह व्यवहार नहीं करता, यह कमरे के ताप पर विद्युत रोधी पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जब से ही आप इसको गर्म करते हो, हीट करते हो, उष्मा देते हो, तो फिर यह अर्धचालक की भांति व्यवहार करने लगता है, और इसके पीछे की कहानी यही है। आगे देख लीजिए, लवण सेतु के बारे में आप पढ़े हैं, विद्युत रासायनिक सेल आप पढ़े हैं, विद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़े हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप उसमें पढ़े थे ना कि एक तरफ Zn का छड़ होता है और इधर एक तरफ में कॉपर की छड़ लगी, क्या लगी रहती है? कॉपर की छड़। अब इसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये जिंक सल्फेट या जिंक की कोई लवण होता है, और इधर कॉपर का लवण है, ठीक है। अब बाहरी परिपथ के लिए यहां पर तार जुड़ा रहता है, मेटल, ये धातु का तार है। लेकिन आंतरिक परिपथ के लिए आप जानते हैं, यहां पर एक ब्रिज होता था, एक सेतु होता था, जिसका आकार आप देखिए, आप यू ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहां पर ये ऐसे लगा हुआ है, यानी उलटी आकार यू की तरह होती, उलटी यू आकार की नली होती है एक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लवण सेतु कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर लवण भरा होता है। क्या भरा होता है? लवण भरा होता है। तो लवण सेतु क्या है? पहला सवाल ये, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? तो लवण सेतु क्या है? पहला सवाल ये है। तो हम कहेंगे कि जो लवण सेतु है, यह उल्टी यू आकार की एक नली होती है, जिसके अंदर लवण भरा होता है। अब सवाल है कि इसका उपयोग लिख दीजिए, इसका काम क्या होता है?
उपयोग यही है कि अगर ये नहीं रहेगा तो बाह्य परिपथ सिर्फ पूरा होने से क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा। आप जानते हैं कि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, जब तक परिपथ पूर्ण नहीं होगा, तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने। तो यह आंतरिक परिपथ को पूरा करता है। क्या करता है? आंतरिक परिपथ, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है। ठीक है। दूसरी बात कि जो ये वैद्युत अपघट्य दिख रहा है आपको, वैद्युत अपघट्य, चार्ज में इसमें बड़ा अंतर हो जाता है, एक तरफ प्लस का एक तरफ माइनस का। तो इनको उदासीन करने के लिए लवण सेतु से आयन निकलते हैं। तो वैद्युत अपघट्यों को उदासीन करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है। तो समझ गए होंगे आप सभी कोई, यह है लवण सेतु की। सेमीकंडक्टर की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्यों बढ़ जाती है? देखिए, सेमीकंडक्टर का मतलब वही हो गया, क्या हो गया? अर्धचालक, जो कि अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े थे सिलिकॉन वाला। और सेम कॉन्सेप्ट वही है भाई, कि आप जैसे ही उसको गर्म करते हैं तो उसकी जो संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन है, आप इसको गर्म कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, तो क्या बढ़ जाएगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाता है। और ये आसानी से फिर Vb में कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं? Vb से Cb में चले जाते हैं, यानी कि संयोजी पट्टी से चालकता पट्टी में चले जाते हैं। तो कुछ कुछ चालकता आ जाती है, इसलिए कहते हैं कि चालकता उसकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर हुआ? क्लियर हो ही गया होगा। आगे चलिए। फैराडे के विद्युत अपघटन का पहला नियम लिखिए। देखिए, वैद्युत अपघटन के संदर्भ में फैराडे ने 2 नियम दिया था, और यहां पर मैं प्रथम नियम लेकर के आया हूं। काफी बार पूछा हुआ सवाल है, हालांकि द्वितीय नियम भी पूछता है। आंसर में अगर हम बात करें तो फैराडे ने फर्स्ट लॉ क्या दिया था? उन्होंने कहा था कि जब हम वैद्युत अपघटन करते हैं तो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि जो एनोड है, कैथोड है, तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ मिलते हैं, जितने पदार्थ इकट्ठे होते हैं, उनकी मात्रा क्या होती है? उनकी जो मात्रा होती है, यानी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा अगर हम m मानते हैं, तो यह निर्भर करता है कि हमने कितने देर तक उसमें आवेश दिया। आवेशों को प्रवाह मतलब विद्युत धारा दिया, यानी कि कितना देर तक आपने आवेश दिया, इस बात पर यह डिपेंड करता है। यानी इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा परिपथ में प्रवाहित आवेश पर निर्भर करता है। यह पहला नियम है। अब m ये हो गया बराबर, क्योंकि यह हटता है तो बराबर, और एक कांस्टेंट k लग जाता है, तो यहां पर उन्होंने z लगाया था। अब q बराबर आप क्लास 10th में पढ़े हैं, I इंटू टी होता है, यहां पर लिख दिया I इंटू टी, तो ZIT, या कई बार इसी चीज को आपको मिलेगा ZCT, क्योंकि C से करंट हो गया तो विद्युत धारा को C भी यहां पे लिखा जा सकता है। तो कई बार बच्चों ये क्वेश्चन सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर कहां तक फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा दिए हैं? तो चौथा चैप्टर का आधा अभी हुआ है, आधा बाकी है। अब जो आधा बाकी है वो भी कल पूरा करा देंगे, और उसके बाद 5वां चैप्टर, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। और जल्दी जल्दी में अब हम लोग थोड़ा सा निकलेंगे। थोड़ा मैं ही इधर उधर चला गया था, समय तो थोड़ा सा कम मिल पाया था। अब चलिए, अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो आप देख रहे हैं क्या है भैया? अब यहां पर जो आपको जेड दिख रहा है, यही जेड है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब जब भी आप इसको परिभाषित करें, देखिए सवाल दे दिया, परिभाषा दीजिए, और मैं आपको बताया हूं, आपको जानकारी होगा भी क्या, कि जब भी आप किसी नियतांक को परिभाषित करें, किसी कांस्टेंट को परिभाषित करें, तो उसके साथ जो भी रिश्तेदार दिखेंगे उन सबको इकाई मान लीजिए, यूनिट मान लीजिए, वो अपने आप परिभाषित हो जाएगा। ये फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिए, क्या, कि जब भी आप किसी कांस्टेंट को परिभाषित करने चले, जब भी आपको किसी नियतांक की परिभाषा लिखनी है, तो उसके साथ जो जो लोग फोटो खिंचाने के लिए खड़े हैं, जो भी उसके रिश्तेदार खड़े हैं, उसके साथ उन सबको यूनिट मान लीजिए। उसके साथ
अब आइए सर, मतलब नहीं समझे, मैं समझाता हूं। अब आपने देखा एम बराबर जेड सी टी, परिभाषित किसको करना है जी, किसको, जरा मन में बोल लीजिएगा एक बार, जेड को। तो आप जेड को परिभाषित करने चले हैं, तो इसके साथ फोटो खिंचाने वाला कौन कौन है, जरा जोर से बोल दीजिएगा एक बार, मन में नहीं, जोर से बोल दीजिएगा, ताकि घर में आपके मम्मी पापा कहें अरे क्या हो गया बच्चा। नहीं नहीं नहीं, सर बोले थे बोलने के लिए, इसलिए मैं बोला जोर से कि इसके साथ फोटो खिंचाने वाला कौन है, सीटी। सीटी मत मार देना, सी और टी या आई और टी कह सकते हो। तो सी क्या था, विद्युत धारा, इसको यूनिट मानना है यानी कि एक मानना है, और इस टाइम को भी आपको क्या मान लेना है, इकाई मतलब एक मान लेना है। अब विद्युत धारा यानी कि 1 एम्पियर मान लिया, और 1 सेकंड तक हम धारा प्रवाहित करेंगे। अब सोचिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यानी कि आप मान रखेंगे, तो जेड सी के जगह पर आपने 1 रख दिया, टी के जगह पर भी आपने 1 रख दिया, तो कुल मिला के तो एम बराबर जेड बचेगा, सी और टी तो 1 हो गया ना। हाँ, यानी कि जेड किसके बराबर हो गया, एम के बराबर। ओहो सर, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन परिभाषा नहीं समझ में आया। परिभाषा अब लिखिए, मैं बोल रहा हूं क्या, कि जब विद्युत परिपथ में, क्योंकि विद्युत धारा तक किसी सर्किट में न दीजिएगा जी, तार स्विच बल्ब कुछ भी, इलेक्ट्रोड है, विद्युत अपघट्य पदार्थ होगा तो परिपथ में ही जाएगा। तो जब विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर की विद्युत धारा कितनी देर तक, 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे, क्या, एक बार फिर से, जब किसी परिपथ में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे, तो जो एम प्राप्त होगा, जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा होगी, वही जेड होगा, वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। हो गया परिभाषा, आसान। कैसे, अब कैसे क्या, मैं आपके सामने बता के दिखाया, सुनाया भी आपको। अफसोस कि शायद आपने नहीं लिखा होगा, कोई बात नहीं, फिर वापस वीडियो में एक बार लिख लीजिएगा सुन के। वैसे एक बार फिर बोलता हूं कि जब किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा आती है उसको जेड कहा जाता है, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। बस यही काम करना है। परिभाषा लिखने के बाद ये चीजें लिख दीजिएगा, इनका भी परिभाषा लिखने के बाद ये लिख। कारण बताइए कि ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर क्यों बढ़ जाती है, बहुत सही सवाल है। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाता है, मैं पूछता हूं क्यों नहीं बढ़ेगा। अब बताइए, जो अभिकारक आपने लिया, क्योंकि आपके पास क्या है, अभिकारक, अब ये अभिकारक से क्या बनता है भैया, प्रतिफल, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है जी। इस आर से क्या बनने वाला है, पी बनने वाला है, इस बात में कोई दो राय नहीं। अब कहानी है कि अभिकारक से प्रतिफल बनता कैसे होगा, तो अभिकारक में कई सारे पदार्थ के अणु हैं। अब आप टेम्परेचर जब देंगे तो इन अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अणु की काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आप ऊर्जा दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब इनकी गतिज ऊर्जा जब बढ़ेगी ना, तो इनमें टक्कर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, टक्कर। पहले तो आपने क्या देखा कि इनके अणु को जब आप क्या कर रहे हो, अणु को आप क्या दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, यानी कि आप उसको गर्म कर रहे हैं। अब जब आप गर्म करेंगे अणु को, तो इसकी गतिज ऊर्जा निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा, टक्कर बढ़ेगा, ये आपस में खूब टकराएंगे। और टक्कर भी दो तरह के होते हैं, एक इफेक्टिव और एक नॉन इफेक्टिव, यानी कि प्रभावकारी टक्कर और एक अप्रभावकारी टक्कर। जिस टक्कर के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा वो प्रभावकारी होता है, यानी अप्रभावकारी से अपने को कोई मतलब नहीं है। अब जब टक्कर बढ़ता है तो टक्कर में प्रभावकारी टक्कर की संख्या बढ़ जाती है, प्रभावकारी टक्कर की संख्या बढ़ जाती है। अब ये बढ़ने के कारण वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप एग्जाम देते हो ना, एग्जाम में बैठते हो, लिखने से पहले आप पेपर को पढ़ते हो, इंस्ट्रक्शंस जो निर्देश दिए जाते हैं विद्यार्थियों के लिए में लिखा होता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। कोशिश रखिए कि ये सब अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। हालांकि जो शब्द हैं
वो बुक्स के ही शब्द होते हैं, बुक में भी वैसे ही लिखा रहता है, लेकिन लिखने का तरीका आपका बदल जाएगा, आपका लहजा बदल जाएगा, मतलब वे, शब्द वही रह जाएंगे। कई बार आप आसान शब्द भी इस्तेमाल कर लेते हैं, एक ही शब्द के कई सारे विभिन्न शब्द होते हैं क्योंकि अर्थ एक ही देते हैं, जिसको आप समानार्थी शब्द कह सकते हैं। तो यहां पर हिंदी व्याकरण नहीं चल रहा है, तो खुद ही अजीब लग रहा है ना, आज बुझाइए मत, पढ़ा दीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, छोड़ो हटाओ, सीधा सीधा आओ, कि जब आप अणु को गर्म करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने से क्या होता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, उनमें प्रभावकारी टक्कर की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। समझ गए होंगे सभी? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ठीक है जी। तो ये 9 सवाल है बच्चों, इसके सामने नहीं, आगे इसके बाद नहीं है। तो ये 9 सवाल, मुझे जरूर उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफी दिनों से मैं ऑब्जेक्टिव दे रहा था, लेकिन आज सब्जेक्टिव भी आपको दिया हूं। लेकिन कई बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए, तो साथियों पीडीएफ नोट्स के लिए आपको एक काम करना होगा, आपको साइंस का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने फोन पर, क्योंकि उसमें फ्री टेस्ट और क्विज भी चल रहा है, और ऐसे इंपॉर्टेंट ये सब क्लासेस की नोट्स भी वहां पर पड़ी है। तो आप जाइएगा और स्टडी मटेरियल के अंदर आप जाइएगा, वहां पर आपको इसका नोट्स मिल जाए। ठीक है साथियों, तो ऑल द वेरी बेस्ट, और ऐप में डेली टेस्ट लगाइए।